Hi everyone, hope you are doing well. Myself Shanky Vardas welcomes you on the YouTube channel Shanky Vets. काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और काफी गैप आ गया है ना, बट आपका जो इंतजार है, मैं कोशिश करूंगा कि वो इंतजार इतना वर्थलेस ना हो, इतना वर्थी हो कि आप जो पढ़ो आपके इतने अच्छे से क्लियर हो जाए, डीप में क्लियर हो जाए, इतने कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए कि आपको कभी पढ़ने की जरूरत ना, कोई पेड बैच लेने की जरूरत पड़े। ठीक है, उतनी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला। ठीक है, चलिए देखिए। तो तीन टाइप की हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने पढ़ा था। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में, डे 102 में आप जाके देख सकते हो। अगर आपने डे 102 नहीं देखा है, उसमें तीन टाइप बताए थे। कभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता था, जो उसकी लिमिट होती थी, कभी ऐसा होता था कि भाई उसमें डिफाइंड ना हो, इंटरवल में डिफाइंड ना हो, या फंक्शन ही अनबाउंडेड आ जाए। क्योंकि रीमान इंटीग्रल में जितने भी फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था वो सभी बाउंडेड फंक्शंस, फंक्शन को हम बाउंडेड लेके चलते थे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर फंक्शन को हम फंक्शन भी अनबाउंडेड हो सकता है, इंटरवल भी हो सकता है, उसमें अनडिफाइंड आ जाए किसी पॉइंट पे, या इंटरवल में, या दोनों पे, ठीक है। और दो मिक्स टाइप, दोनों अनबाउंडेड तो हो ही सकते हैं, फंक्शन भी और इंटरवल ही, और मिक्स टाइप, तीन टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब पहली क्लास फर्स्ट टाइप जो थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, उसके डीप में हम जाने वाले हैं। पहली टाइप थी जिसमें फंक्शन अनबाउंडेड रहेगा। अब वो फंक्शन कहाँ कहाँ अनबाउंडेड रहेगा ये चीज पढ़ेंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, वो इंटीग्रल आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में और इतने बेहतरीन तरीके से जो आपने इंतजार किया है उसका सब्र का फल मीठा हो, मैं ये सुनिश्चित करना जरूर चाहूंगा कि आपको वो वैल्यू में दे पाऊं जो आपको कभी पेड बैच में भी ना मिली हो। उस लेवल तक मैं आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल क्लियर करा पाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन, एक नई शुरुआत आपके साथ फिर से। देखिए, हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा था भाई, जिसमें फंक्शन जो पहली टाइप 1 के अंदर हमने क्या बोला था, टाइप 1 में हमने बोला था या ये जो फंक्शन होता है ये अनबाउंडेड होगा, ये फर्स्ट टाइप में हमने बोला था। अब देखो, वो भाई ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड पे अनबाउंडेड हो, मतलब लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड आ जाए, मतलब इसके ऊपर ये अनबाउंडेड आ जाए, एग्जिस्ट ना करते हो, डिफाइंड ना हो। या हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर आ जाए अनबाउंडेडनेस फंक्शन की, ठीक है, कि उस पे इनफाइनाइट वैल्यू चली जाए, एग्जिस्ट ही ना करे। या फिर इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट्स आ जाए, कोई एक पॉइंट आ जाए, या एक से ज्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं। तो फंक्शन कहीं पर भी अनबाउंडेड हो सकता है, जो कि टाइप 1 के अंदर सिर्फ इतना पढ़ते हैं हम कि फंक्शन अनबाउंडेड होगा तो उसको हम टाइप 1 बोलेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब फंक्शन तो अनबाउंडेड होना चाहिए, टाइप 1 इसी को कहते हैं। अब वो फंक्शन अनबाउंडेड, अब पता नहीं इस पे है, लोअर एंड पे है, या राइट एंड पे है, या इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है उस पे अनबाउंडेड है, वो सारी चीजें हम मान के चलते हैं भाई। अब बहुत सारे एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो सकता है कि अनबाउंडेड हो वो फंक्शन। ठीक है, पर अभी समझने के लिए हम मान के चलते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर अनबाउंडेड है, या तो वो लेफ्ट एंड पे अनबाउंडेड है, या फर्स्ट केस, या सेकंड केस राइट एंड पे अनबाउंडेड है, या इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है जहां पे अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड करने का पता है, ठीक है। वही जब फंक्शन उस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला, आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलने वाली, इनफाइनाइट भी आपको आंसर देखने को वहां पे मिल सकता है, अनडिफाइंड होगा वहां पे फंक्शन। ठीक है, तो देखिए, तो टाइप 1 के अंदर यही तीन केसेस होते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3, कि जब फंक्शन अनबाउंडेड होगा तो हो सकता है वो ए इस पॉइंट पे हो अनबाउंडेड, या बी पॉइंट पे हो, या इन दोनों के बीच में कहीं पे हो। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूस होता फंक्शन तो भाई इंटीग्रेबल हो जाता, रीमान इंटीग्रेबल बोल देते हैं हम उसको, है ना। अब रीमान इंटीग्रल नहीं है, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हम बारे में पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इसका मतलब, है ना। देखो भाई, देखो केस 1 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। केस 1 क्या कहता है कि जब लेफ्ट एंड पे, मतलब ए पे, हमने ये पढ़ा था ना, ए बी, या इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं राइट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के ऊपर मान लिया कि जो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड पे अनडिफाइंड या
या फिर आप क्या कह सकते हो अनबाउंडेड है। तो इसने बोला कि डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन यूज नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन वैल्यू निकालना आ सकता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, या फिर वैसे मुश्किल है डेफिनेशन आना, बट फिर भी याद करना तो बनता ही है। तो मेन बात है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। ओके, तो देखो ए कोई ए छोटा मान लिया हमने, जो ये ए छोटा है बी से, ठीक है। तो लेट एफ बी इंटीग्रेबल ऑन एवरी क्लोज्ड सब इंटरवल सी बी वेयर सी कोई भी पॉइंट मान लिया। अब हम केस 1 लेके चले हैं। केस 1 क्या था कि जब फंक्शन जो है वो लोअर एंड पे, लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड आएगा, मतलब डिफाइंड नहीं रहेगा इसमें फंक्शन, ठीक है। उस केस की बात कर रहे हैं हम, केस 1 की बात चल रही है। कौन से केस की बात चल रही है? केस 1 की। केस 2 क्या होगा? जब बी पे अनबाउंडेडनेस आएगा। और केस 3 क्या होगा? जब इन दोनों के बीच किसी पॉइंट पे अनबाउंडेडनेस आएगा, ठीक है। तो पहला केस चल रहा है जिसमें हम लोअर एंड पे, लेफ्ट एंड पे हम बात कर रहे हैं कि ए बी से छोटा है और एफ एक इंटीग्रेबल है किसी भी, भाई जहां पे बाउंडेडनेस आ जाएगा क्लोज इंटरवल में। तो हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में बाउंडेड था तो हमने उसको इंटीग्रेबल दिखाया था पहले रेमान इंटीग्रेबल में, ठीक है। अब उसकी कंडीशन से आपको पता है। ओके, तो अब यहाँ पे भाई बात यह है कि इंटीग्रेबल है एवरी सब इंटरवल सी बी। अभी सी बी लिया है यहाँ पे, ए बी नहीं लिया, क्योंकि ए पे तो पहला केस हम लेके चले हैं ना कि ए के ऊपर तो डिफाइंड ही नहीं है, ए के ऊपर तो वो अनबाउंडेड है। जैसे कि पहले तो अनबाउंडेडनेस का समझ लो, अनडिफाइंड का मतलब देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 0 से 1 sin 1/x। तो आप इस पॉइंट पे जब आप इसको चेक करोगे 1/0, हमें पता है कि जो साइन होता है, साइन फंक्शन उस वो होता है, इसकी लिमिट है -1 से 1, इसके बीच में ही साइन एक्स वेरी करता है। बट जब हम 0 की बात करते हैं तो साइन 1/0, अब 1/0 में क्या चला जाता है? अनडिफाइंड चला जाता है, इनफाइनाइट चला जाता है 1/0 में न्यूमेरिकली। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड कहलाएगा 0 पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होगा? जब अपर लिमिट पे अनबाउंडेडनेस आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा इन दोनों के किसी बीच में किसी पॉइंट पर, 3 टाइप के बनते हैं। तो समझ में आ गया अनबाउंडेडनेस। ओके, तो हमें पता है कि भाई 0, पहली बात तो देखो 0 1 से छोटा है, ठीक है। तो सी और बी के अंदर इंटीग्रेबल होगा, 0 पे तो इंटीग्रेबल ये है ही नहीं ना, इसीलिए तो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जब जाएगा। तो 0 पे इंटीग्रेबल नहीं होगा ये, ठीक है। तो भाई देखो, अब ए बी फंक्शन a to b इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। अब हम क्या मान के चलते हैं कि भाई a से b में तो इंटीग्रेबल हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि a पर वो अनडिफाइंड जा रहा है, अनबाउंडेड है। तो हम a के पास कोई भी इसके बीच में एक नंबर मान लेते हैं c, जो कि हम क्या कर सकते हैं, a लिमिट a तो ले नहीं सकते, तो a के पास कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं c, ठीक है, और उस सी को टेंड्स करवाते हैं ए की तरफ। देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए होती है? हमें वैल्यू चाहिए होती है ए टू बी फंक्शन की, ठीक है। अब इस ए पे तो डिफाइंड ही नहीं है, अब ए पे डिफाइंड नहीं है, अब वैल्यू तो निकालनी है। अब वैल्यू निकालनी है, ए पे डिफाइंड है नहीं, तो हमने क्या किया, उसकी जगह एक छोटा उसके पास में एक नंबर लिया सी, उसको टेंड्स करवा दिया ए की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि हमने राइट से आपने टेंड करवाया था तो पॉजिटिव आया, जब लेफ्ट से टेंड कराएंगे तो नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। मान लो यही सी यहाँ पर होता और बी की तरफ टेंड करवा रहे होते तो मैं उसमें नेगेटिव मान लेता, ठीक है। तो हमने सी को टेंड करवाया किसकी तरफ? ए की तरफ, ए पॉजिटिव लिख दिया क्योंकि राइट से हम टेंड करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इम्प्रॉपर हमें तो चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या है, मेन मुद्दा ये है कि क्वेश्चन का आपको पता हो। क्वेश्चन ये होगा कि इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिसमें केस 1 बोले तो नीचे वाली जो लिमिट है इसके ऊपर जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड होगा, अनबाउंडेड होगा और उसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। तो जब इससे वैल्यू आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना होता है, एक पॉइंट सी लेना होता है इन ए और बी के बीच में, 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट लोगे आप सी, ठीक है, उसको टेंड्स करवाओगे किस पे? ए पॉजिटिव पे, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू सी टू बी, क्योंकि सी टू बी में
हमने ये क्या है, इंटीग्रेबल है, सी टू बी में क्या है, इंटीग्रेबल है, बस वो ए पे ही इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो ए पे ही इंटीग्रेबल नहीं है, ए के ऊपर डिफाइंड ही नहीं हो रहा, ये ए पे इंटीग्रेबल ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसलिए ए के अलावा जितने भी पॉइंट्स है सब पे इंटीग्रेबल होगा, तो इसलिए कहीं पे भी वो पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो जब आपने लिमिट ली सी टेंड्स टू ए पॉजिटिव सी टू बी फंक्शन की, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, मतलब कोई ना कोई इसकी वैल्यू जो है आपने लिमिट लगा दी इस फंक्शन पे और वो वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो इसका मतलब होता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमारा वो क्या कर गया है, कन्वर्ज कर गया है। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो कन्वर्ज करेगा, और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो डाइवर्ज करेगा। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है। देखो बात क्या होती है, थ्योरी दिमाग में नहीं डलती, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन पढ़े काफी टाइम हो चुका है, तो मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है आपके दिमाग को खोलना, एकदम ऐसी तरह खोलना जो दिमाग में फिट बैठ जाए। अभी तक हो सकता है आपको 10% 20% समझ आया, एग्जाम्पल देंगे, एक नहीं दो देंगे, और उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इस तरीके से ऐसे बेसिक से अच्छे से एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए जरा, तो फिलहाल एक बार मैं सम करता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा है मेरे दोस्तों, कि भाई क्या, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 के अंदर जब फंक्शन अनबाउंडेड होता है उसमें भी फंक्शन 3 लेवल पे अनबाउंडेड हो सकता है, या तो लोअर एंड पे या अपर एंड पे या उन दोनों के बीच में, कहीं पे भी वो फंक्शन अनबाउंडेड हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है। तो हम केस 1 लेके चले हैं जब लोअर लिमिट के ऊपर वो अनडिफाइंड आया, अनबाउंडेड आया, ठीक है। तो भाई क्योंकि यहाँ पे देखा ना आपने 0 पुट करने के ऊपर, तो जब लोअर पे आता है तो हम क्या करते हैं, लोअर की जगह एक सी पॉइंट ले लेते हैं, उसको टेंड्स करवाते हैं उस लोअर पॉइंट की तरफ, ठीक है, और क्योंकि राइट से करवा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और लेफ्ट से करवाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे उस पॉइंट के ऊपर। तो सी की ए, यहाँ ए तो रख नहीं सकते क्योंकि ए पे तो वो डिफाइंड ही नहीं आ रहा, अब ए की जगह कोई सी पॉइंट रखते हैं और उसको टेंड करवा देते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसपे वो अनडिफाइंड था, ठीक है, तो हमें ऑलमोस्ट वैल्यू मिल जाएगी और यही हमें निकालनी होती है। तो जब ये आप लिमिट लगा देंगे और ये लिमिट लगाने के बाद अगर वो एग्जिस्ट कर जाए, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो उसको हम कह देंगे ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था भाई वो कन्वर्ज कर गया किसी पॉइंट पे, उसकी कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कोई वैल्यू आएगी। और अगर इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो मतलब डाइवर्ज लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब उसकी की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में से होगी। और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको एग्जाम्पल की सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए ओके, ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने मेरे दोस्त, हमने फंक्शन लिया 0 to 1 1/x²। देखो पहले तो क्या ये इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो फंक्शन अनबाउंडेड होता है तभी वो रीमान इंटीग्रेबल में जाता है, बट यहाँ तो फंक्शन बाउंडेड नहीं है क्योंकि लोअर एंड पे आप जब देखोगे 1/0 तो अनडिफाइंड चला गया फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब लोअर एंड पे, जो केस 1 का एग्जांपल ले रहे हैं तो लोअर एंड की बात करेंगे, जब केस 2 की लेंगे तो अपर एंड की बात करेंगे, और केस 3 में इन दोनों के बीच की बात करेंगे, ठीक है। तो इस पे ये डिफाइंड नहीं जा रहा 1/0 ठीक है। तो अब हम क्या करना होता है, जब हमें पता चल गया कि भाई ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड जा रहा है, अनबाउंडेड जा रहा है लोअर एंड पे। अब जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है लोअर एंड पे तो हमें एक पॉइंट सी ढूंढना होता है इन दोनों के बीच में, जिसको सी को टेंड्स करवा पाए इसकी तरफ 0 पॉजिटिव की तरफ, ए पॉजिटिव था ना तो ये 0 पॉजिटिव की तरफ टेंड करा पाए और उसकी लिमिट निकाल पाए। और अगर लिमिट निकाल पाएंगे तो फिर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो इसको मैं बोल दूंगा कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये एक कन्वर्ज कर रहा है, और लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी तो इसको डाइवर्जेंट बोल दूंगा, ठीक है। देखो fx क्या है 1/x²। अब हमें जो सी पॉइंट लेना होता है जिसको इसकी तरफ हम टेंड करवाएंगे वो इन दोनों के बीच में लेना होता है, और हमें पता है फंक्शन जो है वो क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, और एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं इंटरवल के अंदर,
ठीक है, हमारा जो भी इंटरवल हम लेंगे C2 1, क्योंकि अब 0 से 1 की बात नहीं होगी, C2 1 की बात होगी, क्योंकि डेफिनेशन में बोला था कि C2B में कितने एवरी क्लोज सब इंटरवल के अंदर वो इंटीग्रेबल होगा। ध्यान से देखिएगा, रिवाइज करवाता हूं। ऊपर बोला गया था डेफिनेशन के अंदर कि वो हर एक ए छोटा है बी से फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा एवरी सब क्लोज सब इंटरवल C2B। अब C तो है ही, बी की जगह 1 आ गया है, ठीक है, बस ये बात है। तो सभी क्लोज इंटरवल के अंदर वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो ये वाली बात, ओके। तो फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है C2 1 में, ओके। तो इंटीग्रेबल है C2 1 में, तो C2 1 में हम इंटीग्रेशन करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब 0 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो C2 1 में इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर दी, 1 पुट कर दिया तो -1/1, -1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/c सी पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इस पे क्या करते हैं, पहले तो अब इंटीग्रेबल बना दिया C2 1 के अंदर हमने, फिर उस पर लिमिट लगाते हैं और फिर लिमिट की वैल्यू देखते हैं कि भाई वैल्यू निकली तो वो कन्वर्जेंट, नहीं निकली तो डाइवर्जेंट। अब इस पे हमने लिमिट लगा दी, लिमिट C किसको टेंड करेगा भाई, C टेंड करेगा 0 को। अभी 0 से 1, जैसे मैं ए से B लेके चला था मेरे दोस्त, पहले A से B, तो मैंने एक C पॉइंट माना था जो A को टेंड कर रहा था। तो 0 से A और B की जगह क्या है 0 1, तो C को हम किसकी तरफ टेंड्स करवाएंगे, 0 पॉजिटिव की तरफ, राइट से पॉजिटिव की तरफ, और जब लेफ्ट से कराएंगे तो नेगेटिव की तरफ कराएंगे, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मुझे अपर की बात करता मैं, तो वो नेगेटिव की तरफ C को टेंड्स करवाता, ठीक है। तो भाई देखो, लिमिट C टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये एज इट इज रखा मैंने, और इस पे मैंने क्या कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट C टेंड्स टू 0 -1 प्लस C, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर दीजिए, C की जगह क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आपका वैल्यू आ गया। जब आपने इस पे लिमिट लगाई तो हमने देखा कि जब हमने उस सब इंटरवल में C2 1 में लिमिट अप्लाई करी तो उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ गई। तो जैसे ही, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 हम लेके चले हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि ये इसमें डिफाइंड नहीं है, अनबाउंडेड है, और टाइप 1 है क्योंकि ये लोअर है, टाइप 2 है अपर होता है। तो ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, इसलिए इंटीग्रेबल जो इंटीग्रल है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यही अगर कोई वैल्यू आ जाती तो उसको मैं कन्वर्जेंट बोल देता। तो समझो भाई, फिर से एक बार सम अप करता हूँ मेरे दोस्तों, समझिएगा। थोड़ा हार्ड ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट चीज है, इजी चीज है, बस आपका फोकस कितना है समझने में, मेरे शब्दों पर जो मैं बोल रहा हूँ उसे, उन शब्दों कितनी आसानी से आप कैच कर पाते हो, ये मैटर रखता है, ठीक है। तो देखो, फिर से एक बार मैं आपको टोटल एक बार सम अप करता हूँ। कोई फंक्शन दिया होगा इंटरवल के अंदर, उनमें केस 1 में तो लोअर की तरफ से अनबाउंडेडनेस दिखेगी, केस 2 में अपर की तरफ अनबाउंडेडनेस दिखेगी, और केस 3 में उन दोनों के बीच में किसी पॉइंट के ऊपर अनबाउंडेडनेस, अनडिफाइंड फंक्शन रहेगा। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है कि जब लोअर की बात हो या अपर की बात हो, पहले एक C ढूंढा जाएगा। पहले क्या ढूंढा जाएगा, एक C ढूंढा जाएगा, C फॉर कैट, ठीक है। एक पॉइंट ढूंढा जाएगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो उसको टेंड करवाया जाएगा उसकी तरफ जिसकी तरफ फंक्शन, जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड आया था उसकी तरफ उसको टेंड करवाया जाएगा। बस 2 ही स्टेप है, ठीक है। पहले तो भाई C ढूंढोगे, ठीक है, C और जो अपर होगा, अपर भी तो डिफाइंड है। अब C से हर एक क्लोज इंटरवल में वो एक क्लोज इंटरवल बन जाएगा, 0 की जगह C लिखेंगे, C से 1 एक क्लोज इंटरवल बनेगा, और हर एक क्लोज इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा, ये बात हम जान चुके हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही है, समझ रहे हो विनोद? ठीक है, कई बार ऐसा होता है मजा। चलो भाई देखो, तो हमने एक C पॉइंट ढूंढा, पहले C पॉइंट ढूंढते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेबल करते हैं, इंटीग्रेशन कर दिया, C पॉइंट लगाया और उसको इंटीग्रेशन कर दिया, और उस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी। ये पहला स्टेप हो गया।
सी पॉइंट ढूंढ के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दूसरा है उसी के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देना। अब लिमिट क्या ली जाएगी, जिस पॉइंट के ऊपर वो अनडिफाइंड था उसके 0 पॉजिटिव, जब इसकी तरफ जाना है तो 0 पॉजिटिव, अगर इस पे जाना होता तो 1 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट से जाएंगे तो पॉजिटिव और राइट से जाएंगे तो नेगेटिव। इस तरह का आपको अप्लाई करनी होती है। और लिमिट अप्लाई करते ही जहां पे सी है वहां पे 0 रख दो भाई, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से 1 घटाओगे तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो लिमिट अप्लाई करी तो लिमिट नहीं निकल कर आई, मतलब वैल्यू निकल कर नहीं आई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। अब ये तो डाइवर्जेंट का समझाया है, एक कन्वर्जेंट का भी समझा देते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अब 0 से 1 dx अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अब देखो 1 पे तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो फंक्शन है। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है ये रीमान इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फंक्शन बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो हमने देखा ये जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है एट लोअर पॉइंट। अगर x की जगह पे लोअर लिमिट रखोगे 0 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन अनडिफाइंड है लोअर एंड पे, तो मतलब केस 1 टाइप का है वो। ठीक है, कि ऐसे ही कोई सी ढूंढेंगे जिसको टेंस करवाएंगे 0 पॉजिटिव की तरफ, वही। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो पहला तो वही है, सी पॉइंट 0 की जगह सी रखा और इंटीग्रेशन कर दिया 1/√x का 2√x, और अपर लिमिट माइनस लिमिट क्या है 1 और सी, एक पुट किया तो √1 1 आ जाएगा, तो 2 आ गया, 2 √1 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह c रख दिया 2√c। पहला स्टेप पूरा। पहले स्टेप में सिर्फ यही करना होता है, जिसमें वो अनडिफाइंड आ रहा है उसकी जगह c रखिए, इंटीग्रेशन कीजिए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, बात बन जाएगी। ठीक है, अब बात आती है दूसरे पॉइंट की कि लिमिट लगाने की। दूसरा स्टेप है लिमिट लगाने की। लिमिट लगा दीजिए c टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, अब सी इस पे लिमिट लगा दी, c टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 2 माइनस, अब ये 0 सी की जगह 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये क्या बच गया 2 बच गया। तो जब मैंने इस पे लिमिट लगाई, ठीक है, तो हमने देखा लिमिट की वैल्यू आ गई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और जब इस इंटीग्रल की वैल्यू मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, कोई ना कोई वैल्यू आती है, इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1, ये जो है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट को, किसी वैल्यू को, और वो वैल्यू किसको कन्वर्ज कर रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, राजाओं की राजा, दातार पालन करता सदाई जा, सबका स्वास्थ्य बना रहे। तो ये बात आ गई भाई समझ में। तो बस यही है, जैसे आपने यहाँ सीखा है ऐसे ही आप केस 2 एग्जैक्ट आप कर सकते हो। केस 2 में बस इतना ही करना होगा कि आप जब कोई भी एग्जांपल देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर अनडिफाइंड है, इसके ऊपर अनडिफाइंड है, तो कोई बात नहीं, इसकी जगह सी मान लेना, ये नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले को सी मानोगे, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस वही सेम चीजें चलने लगेंगी मेरे दोस्त, बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें हैं। जैसे आपको केस 1 मैंने कराया है, ऐसे ही केस 2 में चीजें चलेंगी। मैंने लिख दिया है यहाँ पे वही सारी चीजें कि a लेस देन b, तो f जो होगा अब इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल a c के अंदर। पहले किस में था, c b में था, a की जगह हमने क्या मान लिया था, c मान लिया था, क्योंकि a पे अनडिफाइंड आ गया था। अब दूसरे केस में जो अनबाउंडेडनेस है वो अपर पे है, b पे है। ठीक है, तो अब पहले ए बी पे इंटीग्रेबल नहीं था, ए बी पे अनडिफाइंड था क्योंकि ए की वजह से, तो ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया था, सी पुट कर दिया था और उसके अंदर वो इंटीग्रेशन कर दिया था। अब बारी आ रही है कि अब बी पे नहीं है तो ए को एज इट इज रखेंगे, बी की जगह एक सी पॉइंट लाएंगे, इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर देंगे, ए से सी पे इंटीग्रेशन करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे। और जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो। अब की बार ये राइट साइड से होगा, बी नेगेटिव, क्योंकि अब लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेके जाएंगे और राइट से लेके टेंस करवाते हैं तो पॉजिटिव लेके जाते हैं। तो लोअर एंड पे पॉजिटिव और राइट एंड पे, अपर एंड पे नेगेटिव, बी नेगेटिव की बात करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो बस वही है। अगर इसकी जो लिमिट जब आप अप्लाई करोगे, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है
जिस पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अपर हो या लोअर हो, अगर लोअर है तो C2B में जो भी B की वैल्यू दे रखी होगी C2B में इंटीग्रेशन कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो और फिर लिमिट से अप्लाई कर दो, 2 स्टेप। अगर अपर नहीं है पे डिफाइंड नहीं है तो भाई A to C करोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे और फिर लिमिट से अप्लाई कर दोगे B नेगेटिव। इसमें लिमिट B नेगेटिव अप्लाई हो जाएगी, इसमें लिमिट A पॉजिटिव अप्लाई हो जाएगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 कन्वर्ज करेगा, अगर लिमिट की वैल्यू नहीं आई तो वो डाइवर्ज करेगा। बस इतना ही खेल अभी तक मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ओके, और बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। देखो केस 3 क्या कहता है। आपकी जो क्लासेज होंगी आधे घंटे की होंगी, पर डेली क्लासेज लूंगा, ये मैं कोशिश करूंगा अपने कमिटमेंट पे रह पाऊँ, क्योंकि लंबा टाइम तो वर्किंग ड्यूटी में मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। बट आप सबकी भावनाएं, आप सबके इमोशंस जुड़े हैं, उन इमोशंस के लिए काम करना है, ठीक है, उन इमोशंस को जीत हासिल करवानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रेगुलरिटी बनानी जरूरी है। पेपर 1 की प्रैक्टिस करते रहो, पेपर 2 मैं कराता रहूंगा। जो बुक मैंने आपको सजेस्ट करी है कोशिश करो उनके क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने की, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं केस 3 की मेरे भाई। देखो अब केस 3 में क्या था। केस 3 में पहला तो केस ये था, कि ए के ऊपर जो फंक्शन था वो अनबाउंडेड आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है। फिर दूसरा केस था कि इसके ऊपर। अब आता है इन दोनों के बीच में, 3 ही केस लेके हम चले थे, ठीक है, हम 3 केस लेके चले हैं, तो उन्हीं 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो है इन दोनों के बीच में, मान लो कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर है वो इंटीग्रेबल, वो अनबाउंडेड आ गया फंक्शन, ठीक है। मान लो इन दोनों के बीच में कोई C पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई C पॉइंट है जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। अब जैसे कि वो वाला केस था, अगर मैं ये कह देता -1 to 1 sin 1/x, तो इसमें C की जो वैल्यू होती वो क्या होती, 0 होती, क्योंकि 0 के ऊपर वो अनबाउंडेडनेस जा रहा था, ठीक है, अनडिफाइंड जा रहा था। तो A से B में के बीच में कोई पॉइंट मिलेगा जिसमें फंक्शन जो होगा वो अनबाउंडेड होगा। तो जिस भी पॉइंट पे मिलेगा, A से B के बीच में कोई C पॉइंट होगा, तो उसको 2 हिस्सों में हमने रेमन इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी है मेरे दोस्त। A से B को हम किस में तोड़ देते हैं, A से C प्लस C से B में तोड़ देते हैं। इसको मैंने 1 लिखा है, इसको मैंने 2 लिखा है इंटीग्रल को, इसको मैंने 3 लिखा है। तो बात यह है, अगर दूसरा और तीसरा दोनों कन्वर्ज कर जाए, तो ये समझ लीजिएगा एक ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये भी कन्वर्ज करेगा, कोई ना कोई उसकी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। और अगर ये दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट कर गया, निकल आया, तो इसका मतलब ये जो है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और डाइवर्जेंट होगा बस, तो इसकी मतलब कोई वैल्यू निकल कर नहीं आएगी, ठीक है। तो कभी भी ऑप्शन हर एक तरह के होते हैं, वैल्यू एग्जिस्ट या 1 या 2 या डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह के ऑप्शन आपके दिए जाते हैं। कन्वर्ज होगा या नहीं होगा कैसे पता लगेगा, जब आप इसके ऊपर लिमिट, पहले तो अपर लिमिट माइनस इसके ऊपर मान लो कि अनडिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में C ऐसा पॉइंट लिया है जिसपे मैंने फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इस पॉइंट की जगह पे कोई C पॉइंट लोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन पहला पॉइंट क्या होगा, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे A पॉजिटिव या B नेगेटिव। तो उससे पता लग जाएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट हुई तो वो कन्वर्जेंट होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई तो वो डाइवर्जेंट होगा। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वही सारी चीजें, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई भाई, समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल देख लें। देखो ये आपका क्वेश्चन आ गया, -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि भाई देखो अब देखो 1 पे भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, -1 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट है 0, उसके ऊपर ये डिफाइंड नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो हमने इसको 1 को 2 और 3 में तोड़ लिया, ठीक है। 1 को -1 से 0, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, 0 से 1, वो -1 से 0, 0 से 1, इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, अनबाउंडेड है।
ठीक है। अब ये तो हम ऊपर निकाल के आए थे ना, ये वाला क्वेश्चन निकाल के आए थे ऊपर 1 to 0 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था। देखो अभी निकाल कर आए थे हम शायद, हाँ इससे पहले वाला एग्जांपल यही तो है, ठीक है। ये 0 से 1 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या कर गया, डाइवर्ज। और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पार्टों में से, यहाँ पे लिखा है ना, अगर इन दोनों पार्टों में से आइदर ऑफ 2 और 3 एक भी डाइवर्जेंट किया, दोनों कर जाए तो अलग बात, दो करेंगे चाहे क्यों, अगर दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट हुआ तो जो इंटीग्रल होगा, जो 1 होगा, वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। बस मुझे इसका पता था, इसको मैं चेक करूंगा ही नहीं, ठीक है। क्यों वैल्यू निकालूंगा, निकालने का तरीका मेरे दोस्त वही है, ठीक है। इसको पहले सी मानोगे, सी मान के इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, फिर उस पर लिमिट अप्लाई कर दोगे 0 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें भी वही आप करोगे, पहला आपको क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन करोगे, -1 टू सी में इंटीग्रेशन करोगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, फिर लिमिट टेंड्स टू सी नेगेटिव आप करोगे, ठीक है। इस तरह से करके आप दोनों का लिमिट निकालोगे। ये तो डाइवर्जेंट आएगी क्योंकि इसका इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, ये डाइवर्जेंट कर रहा है, और दोनों में से एक भी अगर डाइवर्ज हो रहा है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो बस वही खेल है, अगर दोनों के दोनों ही, ये जो दूसरा और तीसरा पार्ट है जिसमें हमने तोड़े, अगर कन्वर्जेंट के लिए इंटीग्रेबल को, फर्स्ट को इंटीग्रल जो है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है हमारा, अगर इसको आप कन्वर्ज, आंसर तभी आएगा जब ये दोनों, इसके जो टुकड़े हैं ये दोनों जब कन्वर्ज करेंगे तभी ये कन्वर्ज होगा। अगर दोनों डाइवर्ज करेंगे तो ये डाइवर्ज नहीं होगा। इनमें से एक भी अगर डाइवर्ज कर गया तो इसका मतलब ये इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट होगा, बस ये वाली चीज, ठीक है। तो यही बात है, ओके क्लियर। तो बस इतनी सी बात थी मेरे दोस्त, ओके। तो आज ये छोटी सी आधे घंटे की क्लास, ठीक है, आधे घंटे की क्लासेस आपकी होती रहेंगी और डेली कंटिन्यूस आपकी क्लासेस रहेंगी, आधे घंटे की क्लासेस, ठीक है। पर कोशिश यही करूँगा कि कंटिन्यूटी बना पाऊँ, एक रेगुलरिटी बना पाऊँ, कि जो आपको एक जब भी नेक्स्ट क्लास आए तो पिछले वाले नोट्स जो आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, तो जो मेरे प्रिंट आउट निकाले हैं उनको देख के आया करो, ठीक है। तो अगली क्लास में इस सभी चीज़ों का यूज होगा, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अब रेगुलरिटी के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। फिर से आपसे मुलाकात।